Hi, my gingers and chilies. Welcome back to my channel Chemistry का बच्चन. So today, Professor Piyush Sharma is going to teach you thermochemistry. Thermo means heat, and chemistry means everyone knows. So over here, we are going to study about some of the important heat of reactions. अब thermochemistry के क्या क्या आपको important points याद रखने हैं देखते हैं, ठीक है? Now, first thing, there are some rules which we have to follow. पहला रूल क्या है भाई? पहला रूल है थर्मोकेमिस्ट्री का, that your equation must be balanced. जब भी आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, सबसे पहला पार्ट है उसकी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए. ओके, पॉइंट नंबर बी, डेल्टा एच शुड बी written on right hand side of equation with प्लस और माइनस साइन. मतलब एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, उस साइन के साथ आपको लिखना चाहिए उस इक्वेशन को, राइट. थर्ड, फिजिकल स्टेट of reactants and products should be mentioned. आपका रिएक्टेंट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, जो भी फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है? क्योंकि कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में डेल्टा एन निकालना पड़ेगा. एंड एवरीवन नोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स को बोलते हैं डेल्टा एन. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. चौथा पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए इज दैट डेल्टा एच ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is always equal to delta H of backward reaction, but with opposite sign. तो अगर आपके पास है C2H5OH, एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्लस O2 gives 2CO2 प्लस 3H2O. बैलेंस कर दिया मैंने. ये लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, और इसका डेल्टा एच दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल -1200 किलो जूल. अपने को नंबर मालूम नहीं है, पर मोल. तो बोला अगर रिएक्शन उल्टा हुआ तो उसका डेल्टा एच क्या होगा? तो 2CO2 प्लस 3H2O gives C2H5OH प्लस 3O2. तो इसका डेल्टा एच हो गया. उल्टा कर दो, यूनिट तो सेम रहेगी. दैट इज रूल नंबर डी विच एवरीवन हैज टू नो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड आखिरी आपको रूल याद रखना है, डेल्टा एच ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स standard state is considered to be zero. स्टैंडर्ड स्टेट में कोई भी एलिमेंट है, कंपाउंड मत ले लेना, इज कंसिडर्ड टू बी जीरो. अब इस पॉइंट को समझते हैं जरा ढंग से. अगर बोला क्लोरीन इन गैस फॉर्म जीरो, एंथैल्पी इसका जीरो है, डेल्टा एच कितना है? जीरो है. अब आपके पास आया ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में, जीरो. लेकिन अगर ब्रोमीन गैस फॉर्म में बोला, वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, याद रखो, नॉट इक्वल टू जीरो. ऑक्सीजन जीरो, कौन सी फॉर्म में? गैस. किसी ने बोला कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट इक्वल टू जीरो. पहली बात तो ये एलिमेंट ही नहीं है, ये खाली कंसेप्ट एलिमेंट्स के लिए.
कंपाउंड्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो एलिमेंटल फॉर्म में यू हैव टू कंसिडर इट अप एज जीरो, कोई भी फॉर्म में उसको जीरो नहीं ले लेना है। एलिमेंटल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ऑक्सीजन अगर लिखा हुआ है लिक्विड ऑक्सीजन है, सो दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, स्टैंडर्ड स्टेट में ही जीरो माना जाएगा। तो जब आप इस पॉइंट नंबर 5 को देख रहे हो, ई को देख रहे हो, बहुत ध्यान से पढ़ना। अब पांचों पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, डेल्टा एच शुड बी रिटर्न ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। कोई भी आंसर आता है विद प्लस और माइनस साइन, प्लस मीन्स एंडोथर्मिक, माइनस मीन्स एक्सोथर्मिक। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी मेंशन। हर वक्त आपको मेंशन करना है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है कि एक्वस है। वहां से आपको जब भी डेल्टा एन निकालना है तो इजी पड़ता है। डेल्टा एच ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बट ऑपोजिट साइन के मैंने एग्जांपल दे दिया है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। एंड कोई भी एलिमेंट का उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में हम लोग एंथैल्पी कंसिडर करते हैं जीरो। दिस इज आर्बिट्रल वैल्यू, मनचाही वैल्यू है, ऐसा नहीं होता है जीरो होता है, लेकिन हम लोग लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। एलिमेंटल फॉर्म, स्टोर इट इन योर ब्रेन, एलिमेंटल फॉर्म। तो ये आपके रूल्स, कॉपी करो। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके बीच में डिफरेंस रूटीन इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच heat is absorbed, evolved by the system to the surroundings is called exothermic reaction। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, किससे? सिस्टम से, टू द सराउंडिंग्स। तो आप जॉगिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, सो हीट इज इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या कोई भी बर्निंग रिएक्शन ले लो, यहां पे क्या होएगा? यहां पे होएगा रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, इज कॉल्ड ऑफ कोर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस केस में हीट एब्सॉर्ब होती है, जैसे कि N2 प्लस O2 का रिएक्शन है, जहां पे लॉट्स ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड बाय द रिएक्शन सो दैट दे फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। ने तो पॉसिबल ही नहीं था। दूसरा पॉइंट याद रखो, यहां पे वी ऑल नो द फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। लास्ट आपको लेक्चर में समझा चुका हूं। तो हर वक्त याद रखो, यहाँ पे समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हर वक्त समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब हीट एनर्जी रिएक्टेंट्स की ज्यादा है प्रोडक्ट से। तो क्या होएगा उससे पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो जाएगा। डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा एच हर वक्त माइनस होता है, तो यहां पे डेल्टा एच इज ऑलवेज दिमाग में फिट कर लो, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 4, रिएक्टेंट्स की हीट एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? प्रोडक्ट्स आर more stable than reactants। ऐसा क्यों भाई? वापस इसके ऊपर जाओ। हीट एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की तो ज्यादा उछलेंगे, ज्यादा एक दूसरे से रिएक्ट होंगे और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो प्रोडक्ट्स की हीट एनर्जी कम है, सो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो यहां का आंसर उल्टा हो गया। यहां पे क्या होगा? रिएक्टेंट्स are more stable than reactants।
और एग्जाम्पल में याद रखो, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है दे ऑल आर एक्सोथर्मिक, जितने भी कंबशन रिएक्शंस है दे आर ऑल्सो एक्सोथर्मिक। यहां पे आप याद रखो कि सब्लिमेशन किसी भी चीज का क्या है, एंडोथर्मिक है। फ्यूजन एंडोथर्मिक है। व्हाट इज फ्यूजन? सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। व्हाट इज सब्लिमेशन? सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। ये आप एग्जांपल ले सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया, N2 plus O2 gives 2NO, और यहां पे भी आपका डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वैल्यू आप याद नहीं रखते हो तो प्लस एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्सोथर्मिक के तो बहुत एग्जांपल है, N2 plus 3H2 gives 2NH3, और मैंने ये आपको कंसेप्ट दे दिया है। तो ये एक्सो और एंडो का डिफरेंस बिटवीन है। एक केस में आप देखते हो हीट इवॉल्व हो रही है, और एक केस में देखते हो आप हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और ये हमारी लाइफ का एक बहुत कॉमन फिनोमेना है, राइट, बिकॉज इन एवरी पार्ट और एवरी मशीन और इवन इन बॉडी हीट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। तो ये सब के सब कंसेप्ट इस फॉर्मूले के ऊपर है। ये फॉर्मूले को याद रखोगे तो थर्ड पॉइंट याद रहेगा, उससे फोर्थ पॉइंट याद रहेगा। और एग्जांपल्स ऑफ कोर्स आपके आजू बाजू ही हो रहे हैं। बर्फ यहाँ पे रखी तो बर्फ हीट एब्जॉर्ब ही करेगा और एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाएगा। सो दैट इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रोसीजर। सो ये आपका एक्सो और एंडो हो गया, इसको आप कॉपी कर लो, एंड देन वी गो फॉर द ग्राफ ऑफ एक्सो एंड एंडो। नाउ लेट्स सी द ग्राफ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस साइड लेते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, और इस साइड ले लेते हैं रिएक्शन इन प्रोग्रेस या रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने देखा रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। तो कुछ ग्राफ इस तरह का हो, ये आपकी एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स है, ये आपकी एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स है। ध्यान से देखो, बराबर है, प्रोडक्ट्स है ये। तो अगर ये आपका रिएक्टेंट्स है A प्लस बी, ये एक ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, जो भी प्रोडक्ट होएगा। फॉर एग्जांपल हम पकड़ रहे हैं ए बी इज द प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये आपका रिएक्टेंट है, तो ये आपका हो गया एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स। एंड प्रोडक्ट्स हो गया, तो ये हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर दोनों में डिफरेंस डालेंगे तो डेल्टा एच क्या आएगा भाई? डेल्टा एच इज गोइंग टू बिकम नेगेटिव। And the minimum energy which is required by the reactants to reach to its transition state is called, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं activation energy. What is that known as? It is known as activation energy. सबने सुना होगा ये. So it is the minimum amount of energy which is required by the reactants to reach to its TS, transition state. अब ये मैंने ऊपर क्यों बनाया, ऐसे ही बना दिया? नहीं, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, इसलिए बनाया। अब एंडोथर्मिक देखो तो आपको और आइडिया आएगा कि ग्राफ ऐसा क्यों है। इस बार आपका ग्राफ कुछ ऐसा गया, ऐसा गया तो आपको मालूम पड़ गया ये मेरा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया यहाँ पे प्रोडक्ट्स, और ये मेरा क्या है, ये मेरा है यहाँ पे रिएक्टेंट्स। इसका मतलब डेल्टा एच क्या हो गया, दिख रहा है आपको? प्रोडक्ट्स आर मोर देन रिएक्टेंट्स एनर्जी, तो ये हो गया पॉजिटिव। इस बार एक्टिवेशन एनर्जी कुछ ज्यादा ही चाहिए। कितनी चाहिए हमको एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम हियर टू हियर, एंड दिस इज अगेन अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑफ कोर्स दूसरा नाम भी लिखते हैं रिएक्शन इन प्रोग्रेस के बदले रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब पाथवे ही है, मतलब एक ही है, बट दो अलग अलग नाम जानबूझ के लिख रहा हूं जिससे आपको एक एक्सपोजर मिले। एंड ये आपके एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के दो ग्राफ्स हैं जो आपको आपकी नॉलेज के लिए मालूम रहने चाहिए। इस बार नीचे से लिया रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है।
प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया तो डेल्टा एच मिलता है, आंसर प्लस में है इसलिए एंडोथर्मिक है, यहाँ माइनस में आएगा, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक। नाउ वी गो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री जिसको बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन मींस डेल्टा एच ओनली, दैट इज एंथैल्पी चेंज, और उसके मैं आपको पहले टाइप्स पढ़ा रहा हूं कुछ, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट, बट पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहला हीट ऑफ रिएक्शन का टाइप पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन मीन्स इस तरह से लिखा होगा, ठीक है, और कुछ बुक्स ऐसे भी लिखती है, मतलब एक ही है। इसका मतलब होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। Heat of formation, when we are talking about, we all have to know कि इसकी पहले आपको डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से दिमाग में डालनी है। Heat of formation, it is the heat of reaction in which 1 mole of a substance is formed from its constituent elements. डेफिनेशन के एक एक वर्ड को ध्यान से खून में डालो। It is the heat of reaction in which 1 mole of a substance is formed. खाली 1 mole ही होना चाहिए। From its constituent elements. For example, आपको आ गया heat of formation of water. तो वाटर पहले लिख लो, जिसका भी फॉर्म करना है उसको पहले लिख लो। कौन से दो एलिमेंट्स हैं वो देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, H2 है और O2 है। अब बैलेंस करो, H2 तो 2 ही है, O 1 ही है। अगर आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखोगे तो रॉन्ग मिलेगा, क्योंकि मुझे 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस ही चाहिए। चलेगा केमिस्ट्री में, थर्मोकेमिस्ट्री में यस, फ्रैक्शन इज फाइन, ठीक है। तो ये हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अगर आपको फिजिकल स्टेट मालूम है तो वेल एंड गुड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 5-6 एग्जाम्पल दे रहा हूं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आ गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोला अमोनिया गैस। तो सबसे पहले तो अमोनिया का फॉर्मूला लिखो, फिर अमोनिया कौन से एलिमेंट्स का बनता है वो देखो। इक्वेशन आपको एग्जाम में देंगे नहीं है, प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूं, अभी खाली आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। तो नाइट्रोजन में N मत लिख देना, द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन इज N2, N डज नॉट एग्जिस्ट। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है। अब आप बोलोगे सर नाइट्रोजन तो एक ही है, यस, आगे कुछ नहीं बैलेंस कर सकते, क्यों, 1 मोल चाहिए मेरे को, ठीक है। तो एक ट्रिक है, पहले बैलेंस कर लो, N2 + 3H2 gives 2NH3, लेकिन मुझे यहाँ 1 ही चाहिए, तो डिवाइड ऑल बाय 2, तो डिवाइड ऑल बाय 2 तो हो गया हाफ N2, 3/2 और इसको निकाल दो। दैट इज अनदर ट्रिक टू सॉल्व। और ये आपका इक्वेशन हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। एक और एग्जांपल लेते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड आ गया। और ये तीनों के तीनों गैसेस हैं, तो अगर मालूम है तो लिखते जाने। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड आ गया, तो पहले तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला आना चाहिए भाई, इथेनॉल है वो। फिर उसके कौन कौन से एलिमेंट्स है ध्यान से देखो, उसमें एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एलिमेंटल फॉर्म में लिखना है जो उसका फॉर्मूला है, H मत लिख देना, O मत लिख देना। कार्बन इज ऑफ कोर्स C। अब कितने कार्बन है काउंट करो, 1 और 1 2, चलो बैलेंस कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, बैलेंस कर दो। ऑक्सीजन 1 ही है, आधा कर दो।
एंड दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। आई होप सबको समझ में आया। हीट ऑफ फॉर्मेशन में 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। न तो रॉन्ग मिलेगा, इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल देखोगे तो और क्लियर होएगा, लेकिन पहले कंसेप्चुअली यू हैव टू बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। सो कॉपी कर लो, फिर आई विल टीच यू सेकेंड हीट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। यू आर बर्निंग समथिंग इन एक्सेस ऑफ एयर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, और एज आई हैव टोल्ड यू कुछ बुक्स में सी यहां पे भी होगा, इट डज नॉट मैटर। अब व्हाट इज हीट ऑफ कंबशन? इट इज हीट ऑफ रिएक्शन in which 1 mole of a substance is burnt in excess of air. वापस अंडरलाइन कर रहा हूं, 1 mole of a substance is burnt only in excess of air. एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं 1, मीथेन को बर्न किया आपने, क्या मिलेगा सबको मालूम है, CO2 प्लस H2O। ठीक है, जब CO2 प्लस H2O मिल रहा है तो एवरीवन नोज कि ओवर हियर कार्बन को बैलेंस करो, बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन आप राइट में हर वक्त काउंट करोगे, 2 और 2 4, कार्बन हाइड्रोजन लेफ्ट में, ऑक्सीजन राइट में, 2 और 2 4, तो यहाँ पे बैलेंस कर दिया। इसको 1 मोल ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, C6H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 6। अब 6 2 12 और 3 15। अब इसको 15 कैसे बनाओगे? या तो 15/2 लिखो या 7.5 लिखो। दिस इज कॉल्ड अगेन हीट ऑफ कंबशन, क्योंकि मैंने इसको 1 मोल ही रखा, आई हैव नॉट चेंज्ड इट। सो दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन। प्लीज कॉपी डाउन। नाउ लेट्स गो टू थर्ड टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड हीट of neutralization. Heat of neutralization, as I have told you, it is always exothermic, and इसको denote करते हैं कुछ ऐसे। Now what is heat of neutralization? When 1 gram equivalent of an acid reacts with 1 gram equivalent of a base. So 1 gram equivalent of an acid क्या होता है बताऊंगा। Reacts with 1 gram equivalent of a base, right? Heat is evolved and salt is formed। इसका मतलब 1 gram equivalent of HCl is going to correspond with 1 gram equivalent of NaOH, और दोनों जब रिएक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, ग्राम इक्विवेलेंट कहां से वर्ड आया? ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड आया नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट divided by volume in liters। तो वहां से आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट वर्ड आया, that is equal to normality into volume, that is N1 V1 is equal to N2 V2। so जब दोनों एक दूसरे के साथ टाइट्रेट होके आपको सॉल्ट और वाटर देते हैं, कुछ हीट इवॉल्व होती है, और इस हीट को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि लिया HCl प्लस NaOH
is going to give you NaCl plus water. इसका heat of neutralization -57.32 kilojoules per mole, याद रखना, भूलना नहीं है, और -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल. दोनों नंबर्स याद रखने हैं. ये याद रहेगा. अनलक्की फॉर यू, लक्की फॉर मी. 13, 7 इज लक्की, तो अनलक्की लक्की 13.7 एंड 57.32 याद रखो. 57 वर्ड इज वेरी कॉमन. अपना पहला रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया का. एंड 32 ऑफ कोर्स आर रिलेटेड टू योर टीथ, तो याद रहेगा 57.32. ये एक वे है जैसे मैं याद रखता हूं, तो आपको भी वही पास ऑन कर रहा हूं. ठीक है. अब ये बात हुई आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में. लेकिन अगर दोनों में से थोड़ा भी कोई भी वीक हुआ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, -55.21 किलो जूल्स के आजू बाजू. आप बोलोगे बाकी की एनर्जी कहां गई? बाकी की एनर्जी गई, दिस इज फॉर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस और वाइस वर्सा, उसके लिए. तो याद रखना. सो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए. सो we all have to know कि certain amount of energy कहाँ गई. So everyone knows weak acid is not going to dissociate down completely. So some energy is required to dissociate it completely, क्योंकि strong base तो completely break down हो जाता है. And this is called your third type of reaction called heat of neutralization. Heat of neutralization is a very common phenomena. सबको मालूम है कि neutralization is something where when wasp is going to bite you or ant is going to bite you, then acid is inserted in your skin, body के अंदर चली जाएगी. That means you are going to get some inflammatory reaction. Immediately soap लो, पानी लो, उंगली को पानी में डालो, सोप के ऊपर घुमाओ और लगा दो. Close your eyes and you will get the soothing effect. कहीं ना कहीं some amount of heat is evolved over there. Over here acid is weak, you can say. एंट होएगा तो फॉर्मिक एसिड जा रही है. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू फाइंड दैट 55.21 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इज इवॉल्व. सेम इज विद द केस ऑफ द इनो. इनो इज MgOH twice, acid is HCl, and you are going to get some amount of heat is evolved in your body, and you get the. So another example is ENO in your body, where ENO is being taken in the form of MgOH twice. It reacts with HCl, and you get some soothing effect in your body because release of around 55 के आजू बाजू किलो जूल्स ऑफ हीट इज इवॉल्व. सो 57.32 is for strong acid and strong base, and 55.21 is for weak acid and strong base, or vice versa. So I hope that part is clear to everyone. Let's go to the next heat of reaction. Now let's go to the fourth, which is called heat of fusion. Now whatever I am teaching you 4, 5, 6, they all come under. फिफ्थ भी यहां लिख लेते हैं, heat of vaporization, और सिक्स्थ इसके बाद लिखेंगे. What is heat of fusion? Heat of fusion का मतलब होता है, mainly it is denoted by what? It is denoted by FUSH, and this is denoted by what? Delta H VAPH. ठीक है. So when we are talking about heat of fusion, बहुत easy है. Solid is converted into liquid, इसको बोलते हैं पहले सिंपल लैंग्वेज में फ्यूजन, और वेपोराइजेशन भी सामने ही करा रहा हूं. लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस. ठीक है. अब आप सोचोगे हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज हीट ऑफ रिएक्शन इन विच 1 mole of solid is being converted into liquid at constant temperature, जो इस केस में 0 होएगा, एंड प्रेशर जो इस केस में 1 एटमॉस्फेयर होएगा. मतलब जो आपका वाटर सॉलिड है, आइस है, that is going to be converted into what?
वाटर, लिक्विड, और इसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, जो हर वक्त प्लस में होता है वैल्यू कुछ प्लस 6.01 किलो जूल्स पर मोल होती है। ठीक है, नंबर चेक कर लेना, नंबर याद रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं। प्लस 6.01 अमाउंट ऑफ हीट चाहिए तो आइस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब अगर लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, so heat of reaction in which 1 mole of a liquid is being converted into gas at constant temperature and pressure is called heat of vaporization। so definition लिखूंगा नहीं, वापस सुन लो। heat of vaporization is heat of reaction in which 1 mole of liquid is being converted into gas at constant temperature and pressure। equation क्या हो जाएगी? H2O, liquid is being converted into H2O gas, यहाँ पे हो गया हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो भी होएगा कुछ सम 40 किलो जूल्स के आजू बाजू होता है, एग्जैक्ट नंबर आप चेक कर सकते हो। प्लस क्यों है? क्योंकि दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब होएगी तो ही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होएगा और तो ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट होएगी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। व्हाट इज दैट? हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्या होगा हीट ऑफ सब्लिमेशन में? सॉलिड विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। ये डेफिनेशन याद तो सब डेफिनेशन याद। हीट ऑफ रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली बीइंग कन्वर्टेड इनटू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। वापस रिपीट कर रहा हूं, हीट ऑफ रिएक्शन इन विच 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज बीइंग डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो यहां पे सीधा का सीधा सॉलिड वाटर ले रहा हूं, कुछ भी हो सकता है वो सब्सटेंस, डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे आपका हो जाएगा हीट ऑफ सब्लिमेशन। कितना हो जाएगा? हीट ऑफ सब्लिमेशन हो जाएगा इन दोनों का एडिशन 40 + 6, या हीट ऑफ फ्यूजन प्लस हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दोनों का एडिशन। ये भी एंडोथर्मिक है, यस। जो भी आंसर होएगा प्लस x किलो जूल्स पर मोल, x कैन बी दैट वैल्यू ऐड करके। एंड दिस 3 थिंग्स कम्स अंडर फेज चेंज। वन फेज इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फेज, इसलिए तीनों के तीनों आते हैं फेज चेंजेस के अंदर। तो ये कंसेप्ट जब आप कर रहे हो तो आपको ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि मीनिंग क्या है। पहले एक बार आपको मीनिंग क्लियर हो गया तो आपको बहुत इजी लगेगा, दैट इज हाउ टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। थर्मो मीन्स लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ गेम ऑफ न्यूमेरिकल्स। आपको अगर कंसेप्ट्स आ गए और फॉर्मूलेज याद हो गए तो यू आर गोइंग टू हैव वंडर्स ओवर हियर। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स एज आई सेड लास्ट में लूंगा मैं कुछ न्यूमेरिकल्स, जहां पे आपको हर तरह के 2-2 न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा आपको। एंड ऑफ कोर्स अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फैक्टर्स ऑन विच हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, थोड़े और हीट ऑफ रिएक्शंस, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हीट ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपने सुना हुआ है, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी के बारे में बताऊंगा, डिसोसिएशन के बारे में बताऊंगा, सो काफी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंजेस भी बताऊंगा। इसके उल्टे को क्या बोलते हैं वो याद रखो। फ्यूजन का उल्टा क्या हो जाता है? फ्यूजन का उल्टा हो जाता है मेनली फ्रीजिंग, राइट। यहाँ पे वेपोराइजेशन है, उल्टा हो जाता है कंडेंसेशन, तो उल्टा कर देना, और रूल बताया हुआ है प्लस के बदले माइनस हो जाएगा, राइट। सो उल्टा भी पूछ सकते हैं, बट मेनली आपको मेजर स्ट्रेट फॉर्म में ही पूछा जाता है। बट एमसीक्यूज में यू नेवर नो दैट फ्रॉम वेयर दे आर गोइंग टू आस्क यू। तो आज के लिए इतना ही। तो मेहनत करो, दम लगाओ, और कुछ ऐसा करो कि ऊपर वाला भी आपसे खुश हो जाए, राइट। तो उसके लिए छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो, और छोटी छोटी चीजें हर वक्त मैं बोलता हूँ, छोटे छोटे अपने एम्स बनाओ, डे में गोल्स बनाओ और उसको कंप्लीट करो। डोंट थिंक कि थर्मोडायनेमिक्स एक दिन में हो जाएगा, पी ब्लॉक एक दिन में हो जाएगा। नो, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट।
छोटे छोटे गोल्स रखोगे तो आराम से हो जाएगा। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं मेरे अगले लेक्चर में।